अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन। आज डेट है 4 जनवरी 2023। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है नो नीड फॉर ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिनिस्टर्स राइट टू फ्री स्पीच। किसने कहा ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये देख सकते हैं आप आज का आर्टिकल। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कंट्री में कोalition गवर्नमेंट होती है, हालांकि ऐसा नहीं है, अगर होती या फिर किसी स्टेट में अगर कोalition गवर्नमेंट्स है तो उसमें वो मल्टी पार्टीज़ आ जाती हैं। जब वहाँ पे मल्टी पार्टीज़ होती हैं तो तब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से पूरी पार्टी को इफ़ेक्ट होता है, और पार्टी को नहीं, अगर कोalition गवर्नमेंट है तो सिर्फ उस पार्टी को नहीं होगा बल्कि पूरी गवर्नमेंट को उसका इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब क्या होगा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो जो कहेंगे उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर कुछ कह देते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी कह सकते हैं और वहाँ पे उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो अब ये कहा है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कब 3 जनवरी 2023 को ये गवर्नमेंट का जो इस चीज़ स्टेटमेंट आया है। तो जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजन, जो जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको राइट देता है टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको अपने व्यूज़ जो हैं, उनकी सोच, उनकी जो वो बोलना चाहते हैं, वो उसको जितने भी व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। फ्रीली वो अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो ये व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं किस वे में कर सकते हैं, इसमें सिर्फ वर्ड्स ही नहीं कि आप जो मुंह से कहते हैं, उसके अलावा स्पीच बाय वे ऑफ राइटिंग, आप कुछ लिखें या कुछ कहें, मतलब इन न्यूज़पेपर्स या फिर कोई आर्टिकल्स या किसी मैगज़ीन में लिखें, या उसके अलावा पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू या बैनर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने जो स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है जो हमें प्रोवाइड करता है, वो है आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा सेकंड आर्टिकल है ये है हमारा एडिटोरियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, ये हमारा आज का द हिंदू का एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या है, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूल्टी इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे हम जल्लीकट्टू के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने बहुत बार यहाँ पे जल्लीकट्टू के बारे में डिस्कस किया है कि जो जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जो जल्लीकट्टू है, ठीक है, जल्लीकट्टू जो है उसको पोंगल जो सीज़न होता है उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। जब 2014 में एक एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है वर्सेस नागाराजा, टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर जल्लीकट्टू इलेजिटिमेट, जब ये केस हुआ था, जब कहा था कि जो जल्लीकट्टू है वो एक इलिजिमेट जो है गेम है, स्पोर्ट है, उसके बाद से ये चीज़ें होने लगी कि जो तमिलनाडु के लोग हैं और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उसको डिफेंड करने में लग गए। अब जो ये एडिटोरियल है, जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के थ्रू राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ग्रांट किया गया है, लेकिन एनिमल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम एनिमल के राइट्स को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। अब जल्लीकट्टू में आपको पता है क्या होता है कि जल्लीकट्टू में जो पोस्ट हार्वेस्ट सीज़न है, जो पोंगल, ठीक है, तो पोंगल के बाद क्या होता है कि एक बैल को खुला छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ लोग compete करते हैं आपस में उस बैल को कंट्रोल करने के लिए, और जब जो शख्स ऐसा कर देता है उसको एक लैंडलॉर्ड या जो कोई ज़मींदार की बेटी से शादी करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जिस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि क्या ये जो स्पोर्ट है ये एनिमल के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें एनिमल के राइट्स को बचाना चाहिए या नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का विडिक्ट है वो इस पे आएगा, ये अभी चल रहा है कोर्ट में, कुछ दिनों में इस पे विडिक्ट आ जाएगा।
तो उसके बाद भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे सामने होगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। नेक्स्ट जो हमारा एक आर्टिकल है इकोनॉमिक सेक्शन का, वो है इंडिया सेड टू आई $70 बिलियन कट इन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्पेंड। ये है हमारा आर्टिकल कि गवर्नमेंट कट करने जा रही है 26% जो है जो फर्टिलाइजर्स और फूड पे स्पेंड करती थी, जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उस पर 26% जो है रिडक्शन होगा, मतलब $17 बिलियन का कट, कमी आएगी जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट फार्मर्स को। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में हमने डिस्कस किया है बहुत बार। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। अगर हम ये चीज़ देखें कि अब गवर्नमेंट 2.3 जो ट्रिलियन रुपीज़ जो स्पेंड कर दी थी फूड सब्सिडीज पे, अब करेगी कितना? पहले करती थी 2.7 ट्रिलियंस एक साल में, अब करेगी 2.3। इसमें ये रिडक्शन हुआ। पहला अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती थी, वो पहले स्पेंड करती थी गवर्नमेंट $2.3 ट्रिलियन, अब करेगी $1.4 ट्रिलियन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो करंट ईयर की जो 6.4% का जो फिजिकल डिफिसिट आया है, इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये स्टेप उठाया है। अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट एक जो प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है या कोई प्रोड्यूसर है जो फॉर एग्जांपल किसी फूड आप ले लें, किसी फूड इंडस्ट्री या किसी फार्म के जो प्रोड्यूसर हैं वहाँ पे, या फिर किसी जो फर्टिलाइजर्स के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको गवर्नमेंट एक अमाउंट पे करेगी कि आप क्या करें कि जो आपका फॉर एग्जांपल आपके अगर एक बैग का रेट, जो फर्टिलाइज़र का बैग है उसका रेट अगर ₹500 है, तो गवर्नमेंट पर बैग ₹200 पे करेगी उन प्रोड्यूसर को, उस कंपनी को। अब ये अमाउंट जो है जब पे कर दिया किसने? गवर्नमेंट ने। जो उनका अमाउंट था जिस पे वो बेच रहे थे वो 500 था, गवर्नमेंट ने ₹200 पर बैग अमाउंट जो है पे कर दिया उस कंपनी को। अब उसका जो बच गया, उस बैग का जो प्राइस है वो बच गया ₹300। अब इस रेट पे क्या किया जाएगा कि फार्मर्स को ये जो बैग, एक बैग है फर्टिलाइज़र का, वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो डिफरेंस होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज़र कहते हैं, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर जितने पैसों में वो जो फर्टिलाइज़र है वो इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, और जो उसका एक्चुअल अमाउंट पे करते हैं फार्मर, उनका जो क्या होता है डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं सब्सिडी अमाउंट। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जो फर्टिलाइजर्स का, या कि कोई फूड प्रोडक्ट है, उसका अगर एक प्राइस है 700, उसको जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर उसको इंपोर्ट करने की जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको अगर फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है उस 700 की चीज़ को 400 में, तो जो डिफरेंस है इनका वो ₹300 का है। इसको कहते हैं सब्सिडी अमाउंट। ये कौन प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने अब एक इसमें काफ़ी रिडक्शन किया है, जो फिजिकल डेफिसिट की वजह से जो सब्सिडी है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए, वैसे तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे 40, 50, 60 आर्टिकल्स आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए सभी ज़रूरी हैं, ठीक है। छोटी से छोटी न्यूज़ और बड़ी से बड़ी न्यूज़ आती हैं, लेकिन जो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी होती है वो वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग द एडिटोरियल। तो नेक्स्ट है हमारा जो क्विज सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी ये दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है, इट गारंटीज द राइट्स टू सिटीजन, बिल्कुल। देन इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। देन इट इज़ अवेलेबल इन अनरिटन फॉर्म, ये भी देखेंगे हम। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट द गुड पीपल कम टू पावर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो है इट इज़ अवेलेबल इन अनरिटन फॉर्म। बल्कि ऐसा नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास अवेलेबल है इन रिटन फॉर्म। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा राइट जो है प्रोवाइड करवाता है? ऑप्शन ए है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन बी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन, एंड और उसके बाद हमारे पास है राइट टू इक्वलिटी। जो आर्टिकल 14 है वो हमें प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वलिटी। हमारा आंसर है राइट टू इक्वलिटी।
आज के लिए इतना ही। आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको ये सभी जो नोट्स हैं ये आपको वहाँ पे इजीली मिल सकें। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।